आवाज नहीं आ रही, अब बताओ। बोलिए भारत माता की। ऐसा लग रहा है नाश्ता नहीं किया। चलो तो चलो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री, संगठन में लंबे समय तक जिन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम किया, लोकसभा के हमारे अलवर के प्रत्याशी सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, जिनको अभी आपने सुना, राजस्थान की हमारी सह प्रभारी के रूप में लंबे समय से काम करने वाली हमारी बहन विजय राठकर जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे ऐसे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष बहन ज्योति मिर्धा जी, मुकेश दादी जी, श्रवण बगड़ी जी, दामोदर अग्रवाल जी, कुलदीप धनखड़ जी, जो हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण आज जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानीय लालचंद कटारिया साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, पूर्व विधायक और किसान नेता सम्मानीय रिक्तपाल जी मिर्धा साहब, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सम्मानीय खिलाड़ी रामजी बैरवा साहब, शाहपुरा के पूर्व विधायक भाई आलोक बेनीवाल जी, देगाना के पूर्व विधायक भाई विजयपाल सिंह जी मिर्धा साहब, भीलवाड़ा के कांग्रेस के नेता और भीलवाड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे ऐसे रामपाल शर्मा जी, फुलेरा के पूर्व विधायक रामनारायण जी, किसान अनिल व्यास जी, सुरेश चौधरी जी, रिजू झुंझुनवाला जी, और हमारे पूर्व विधायक और भिंडर से हमारे जनता पार्टी के भाई रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, श्रीमती भिंडर जी, और पार्टी में जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपसे आने से पार्टी को गति मिलेगी, और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे सभी वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, आपका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। राजनीतिक पार्टियां किस उद्देश्य के साथ राजनीति में काम करती हैं,
ये उन राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और ध्यान भी दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा देश को आजादी मिलने के बाद जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में काम करना प्रारंभ किया, उनकी दिशा बदल गई थी, उनका हेतु बदल गया था। जिस तरह से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को काम करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी को काम करना चाहिए, और राजनीतिक दल उससे भटक गए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो पार्टी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे देश के अंदर राज करती थी, लोग उस पर विश्वास करते थे, विश्वास के नाते लगातार बार बार चुनते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ धोखा देने का काम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद आवश्यकता हुई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कि देश में ये कोई सच्चा राजनीतिक दल होना चाहिए, सच्चा उन मायने को समझने वाला होना चाहिए जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके विचार के लिए, उनके उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक दल में कोई ना कोई राजनीतिक दल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 21 अक्टूबर 1951 को कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। यह कहानी आज से नहीं, यह कहानी वहां से प्रारंभ हुई 21 अक्टूबर 1951 से, और वो ऐसे नहीं हुई। उन्होंने उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के उस कहानी की शुरुआत की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथी हैं, राजनीतिक मर्म की जानकारी भी होनी चाहिए, राजनीतिक के मायने क्या है यह भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि वो दिन था 21 अक्टूबर 1951 का, और वो धीरे 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 अपने विचार से, अपनी नीयत से आगे बढ़ती गई। 10-12 लोगों की वो पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो अपने विचार से और अपने सिद्धांत के कारण बनी। हम राजनीति में काम करते हैं, राजनीति में काम करते हमें यह विश्वास जताना होगा कि हम जनता के लिए काम करते हैं। जताना ही नहीं होगा, ये करना भी होगा। ये हमें जनता के मन अंदर विश्वास पैदा करना होगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। 2014 से पहले इस देश में कितने बड़े घोटाले होते थे, इस देश के अंदर क्या क्या नहीं होता था। अगर 2014 से पहले कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर अखबार पढ़ने लग जाता था तो उसके आंखों के आंसुओं से वो अखबार गीला हो जाता था। आए दिन हजारों करोड़ रुपए के घोटाला होते थे, आए दिन हजारों करोड़ रुपए के कोई ना कोई नया घोटाला होता था। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी गोलियों से हमारे देश के सेना आघात होती थी। आए दिन किसी देश में आतंकी हमला करके चले जाते थे। देश की स्थिति हो गई थी, लोग सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर इस देश का क्या होगा, आखिर उस आजादी का मायना क्या है। लोग सोचने को मजबूर हो गए। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देश में नहीं, इस भारत का दुनिया में डंका बजते हुए भी आप देख रहे हैं। मैं आपसे यही विश्वास दिलाता हूं। ये लोग गरीबी के नाम पर हमेशा वोट मांगा, इन्होंने गरीबी के नाम पर, किसान के नाम पर वोट मांगा। मैं आज रिक्शपाल जी कह रहे थे, क्या दिया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम कहना चाहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम हर साल हिसाब देते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, हम जो हमारा काम करते हैं जनता के बीच में हमारा रिकॉर्ड देते हैं, हम हमारा हिसाब देते हैं। और हम भी आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि ये राजस्थान की सरकार जनता के बीच में 6 महीने में हिसाब देगी कि 6 महीने में हमने ये काम करके दिखाया है और 1 साल में हमने ये काम करके दिखाया है।
राजनीति करना कोई मामूली खेल नहीं है। राजनीति सच्ची भावना से होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है और ऐसे नेतृत्व से होती है जैसा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, दूसरे राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं तो ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। आइए, जिस भाव से जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास पैदा किया है, जनता में उस विश्वास को लेकर के हम जाएं। मैंने आपसे कहा और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के गए हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जाता है जनता के बीच में जाता है और वो ये कहता है कि मैं आपके बीच में जाकर के ये मेरे वादे हैं, मैं इनको पूरा करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारे केंद्र की सरकार का संकल्प पत्र देख लीजिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले किया है। अगर उसमें से भी 25% और 30% ज्यादा किया हो तो मानना, नहीं तो मत मानना। हम ही आपके बीच में कहना चाहते हैं, कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्रों को देख लीजिए। मैं चुनौती देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि पुराने संकल्प पत्र देख लीजिए, विधानसभा के अंदर किए गए वादे भी देख लीजिए। उनको भी मैं निकलवा रहा हूं कि विधानसभा ने आपने क्या बोला है, क्या जनता के बीच में वादा किया है। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चुनौती भी देना चाहता हूं, या मैंने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बात रखी है, या मैंने या मेरे किसी मंत्री ने विधानसभा में बात रखी है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, एक एक बात को पूरी करेंगे, एक एक बात को पूरी करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, आपने देख लिया, आपने देख लिया 5 साल इन्होंने हर कोई भी संकल्प पत्र आया, कोई भी अपना विधानसभा का भाषण आया, इन्होंने ईआरसीपी का जिक्र किया है, इन्होंने किसानों का जिक्र किया है, इन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं, क्या इन्होंने पूरा किया? क्या इन्होंने पूरा किया? जनता के बीच में जाकर किसको बताएंगे कि इन्होंने पूरा किया? क्या हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अरे मध्य प्रदेश में तो आपकी भी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आप हमसे पूछते हैं, मेरे से पूछ रहे ईआरसीपी में आपने इतना पानी तय था। अरे भाई, आपने तय किया वो मेरे को बता दो, आपके पास कोई कागज हो वो बता दो, आपके पास कोई समझौता हो वो बता दो, आपने कोई ईआरसीपी में काम किया हो वो मेरे को बता दो। आपके पास कुछ है नहीं, हमारा काम है, हमने 2013 में स्कीम बनाई, उस स्कीम को आपने बढ़ाने का काम करते तो भी हम मान लेते, आपने तो उसको ठप कर दिया। आपने कमलनाथ को पत्र लिखा, उसने उल्टा पत्र लिख दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। यही नहीं, कोर्ट में और चले गए। हमने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कहा इस कोर्ट के केस को वापस लीजिए, उन्होंने तीसरे दिन वापस ले लिया। ये होता है भाईचारा। हमने कहा समझौता करेंगे, आप दिल्ली आ जाइए, उन्होंने कहा कि दिल्ली नहीं, मैं पहले जयपुर आ रहा हूं, आपको साथ लेके जाऊंगा, आपकी जो मर्जी है वो समझौता राजस्थान की जनता को करने वाले हैं, हमने कर किया है। अब कहते हैं इन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया वो तो बताइए। हमने जनता के बीच में किया है और हम आपको वायदा करना चाहते हैं, हम शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 30 साल से ताजेवाला का किस्सा चल रहा था। अरे हमेशा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रहती थी, राजस्थान में लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं किया आपने? हमने कहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, हमारे 3 जिले हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, हमारे 3 जिलों में पानी की बड़ी समस्या होती है। हमारे अगर ये हमारा यमुना का पानी मिलेगा तो हमारे 3 जिले आबाद होंगे, पीने को पानी मिलेगा, पशुओं को पानी मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
माननीय अमित शाह जी ने हरियाणा सरकार को कहा और हमने माननीय मनोहर खट्टर जी को कहा कि लोग तो प्याऊ लगाते हैं, पानी के लिए बावड़ी खुदवाते हैं, हमारे राजस्थान के 3 जिले प्यासे रहते हैं। शहर दिल से उन्होंने कहा आइए समझौता करेंगे, 3 पाइपलाइन आप डालिए, चौथी साथ में मेरी भी डालिए, तीनों जिलों को पानी देंगे। समझौता हो गया और मैं आपको कहना चाहता हूं हमारे तीनों जिले जिस तरह के हैं, वहां की भूमि जिस तरह से उपजाऊ है, मैं आलू से तो सोने की बात नहीं करता, लेकिन राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि पानी आने पर यह राजस्थान की भूमि सोना उगलने का काम करेगी। यह मैं आपको विश्वास देता। यही नहीं मिलता, आपके मन में भी विचार आता होगा, आप इस बात को सोचते होंगे कि सबसे पहले अगर मकान बनाने की भी जरूरत होती है, खेत में भी जाने की जरूरत होती है, खेत में काम करने के लिए जब जाते हैं, मजदूर को भी लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहले किसकी व्यवस्था करनी पड़ती है? हम पानी लेके जाते हैं ना, सर पर धर के रख करके लेके जाते हैं ना, पानी की जरूरत होती है। तो राजस्थान में सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? पानी की। तो हमने यही बात कहा है कि सबसे पहले हम राजस्थान में पानी की व्यवस्था करेंगे। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, उदयपुर के अंदर भी हमने किया है, अभी वहां भी हम शिलान्यास करके आए हैं, क्योंकि उदयपुर की झील है, हमारी अरावली की पहाड़ी है, आधा पानी हमारा बंगाल की खाड़ी में इधर आता है जो वो हमारे काम आता है, और आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है। हमने उनमें टनल बना करके, क्योंकि अरब सागर का पानी उधर जाता है तो हमारे काम नहीं आता। अगर वो हमारे काम आएगा तो उदयपुर चित्तौड़ की प्यास तो बुझाएगा, राजसमंद की प्यास बुझाएगा, लेकिन ज्यादा बरसात होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तो वो आधे राजस्थान की प्यास बुझाएगा। हमने देवास स्कीम की शिलान्यास करते हुए टनल के माध्यम से, उसमें कई टनल आने वाली हैं, उस पानी को रोक करके जो अरब सागर में जाता था उसको हमने बंगाल की खाड़ी की तरफ, इधर की तरफ रोक किया है, जिससे उस पानी का भी उपयोग ले सकते हैं। यही नहीं मिलता, लंबे अरसे तक इंदिरा गांधी हमारी परियोजना आ रही है, कहीं ना कहीं लीकेज होता है, लीकेज के कारण हमें दिक्कत होती है। हमारा वहां से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर से लेकर के हमारा जैसलमेर और नागौर तक उसका पानी आता है, नाचना तक हमारा पानी जैसलमेर तक आता है, लेकिन पानी की कमी हो जाती है तो दिक्कत होती है। हमारे 15 किलोमीटर की लाइन पंजाब के अंदर कच्ची है, पानी का फिर आता है, टूट जाती है, एक दिन टूटती है, 10 दिन बंद करना पड़ता है, उसके बाद पानी आगे बढ़ता है। अब की बार हमने निर्णय लिया है कि हम 1 महीने का स्टोरेज पानी का करते हुए 1 महीने हम उस पानी को बंद करेंगे, 15 किलोमीटर की उस नहर को हम पूरा करेंगे और हम उस पानी को लेकर के हम जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर तक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही नहीं, नर्मदा का पानी हमारा 7 और तक बाड़मेर में हमारा घोड़ामलानी तक आया है, हमने कहा उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे हमारी नहरी क्षेत्र बने। हम पानी को, क्योंकि इधर ऊंचा है, तो हमने कहा पानी से लिफ्ट करके हम पूरे राजस्थान में ठीक प्रकार से पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा था हमारी सरकार के संकल्प पत्र में था, युवा परेशान रहे थे, और युवा इतने परेशान थे कि वो पेपर देते देते परेशान हो गए थे। पेपर लीक का किस तरह का डंस था, युवा की धड़कन किस तरह की होती थी, युवा के अंदर कितना उसके मन में यह पश्चाताप आता था कि मैंने मेहनत की और मेरा नंबर नहीं आया। हमने कहा युवाओं के साथ इस तरह से आघात करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। और आज आप देख रहे हो हमारी एसआईटी काम कर रही है। कांग्रेस के बड़े बोले नेता कह रहे थे, मुख्यमंत्री कहते हैं एसआईटी कहाँ काम कर रही, हम कहते हैं एसआईटी में जांच कराओ। अरे तसल्ली तो करो थोड़ा, अरे देखो तो सही, अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बख्शने वाले नहीं हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। युवाओं के दर्द को हम समझते हैं, किसान के पुत्र के दर्द को हम समझते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो ये सोचिए जो आपके समय थी,
आज भी वो ये सोचिए, हम हलक में भी छोड़ने वाले नहीं है। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, हम जो युवाओं के साथ कुठाराघात किया है किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं तो यही नहीं, हम आती है सरकार, किसान हमारा बिजली के कारण परेशान रहता है। ये ऐसा काम नहीं क्योंकि पिछला काम करते तो उसका कुछ फायदा मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। कांग्रेस जब आई थी तो 62,000 करोड़ रुपए का बिजली में घाटा था। हमने 62,000 करोड़ चुकाने का काम केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब हम दूसरी बार आए हैं तो इन्होंने कहा कि चुकाने वाले आ जाएंगे। इन्होंने 62 से बढ़ा करके बिजली में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा, 90,000 करोड़ रुपए का घाटा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं 90,000 करोड़ रुपए का तो घाटा ही है। और 3,000 रुपए का घाटा किस बात का है? 300 करोड़ रुपए का घाटा किस बात का है? 300 करोड़ रुपए का घाटा इस बात का है कि जो लोन लिया वो समय पे नहीं चुकाया। लोन चुकाया लेकिन समय पे नहीं चुकाया, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का घाटा इस कांग्रेस सरकार ने दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में, क्योंकि प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट में समय लगता है। आज जो माननीय अरुण जी भाई साहब कह रहे थे कि एक बड़ा MOU होने वाला है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र के मंत्री हमारे माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र के जिन मंत्रियों के पास में जाता हूं वो दिल खोल के कहते हैं, भजनलाल जी काम करिए, कोई चिंता मत करिए, हम आपके साथ बैठे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। आज हमारा कोल इंडिया की तरफ से, ऊर्जा विभाग की तरफ से 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा MOU होने वाला है, कुछ ही देर बाद होने वाला है। इस राजस्थान के लिए, इस राजस्थान के इतिहास में आने वाले 2-2.5 वर्ष के बाद हमको किसी के पास बिजली के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हमें किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। राजस्थान अपने आप में बिजली में आत्मनिर्भर होगा। जब बिजली में आत्मनिर्भर होगा तो हमारा उद्योग समय से चलेंगे, हमारे किसान को बिजली दिन में मिलेगी, हमारे भाई को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैं आपसे मित्रों यही कहना चाहता हूं, अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके बीच में जो हम संकल्प पत्र लेकर के गए हैं, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे। और हम मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लगातार 2 बार से 25-25 सीट जीतते हमारे हैं। 25-25 सीट तो हम फिर से जीतेंगे। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि हमको भी ताकत मिलेगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ताकत मिलेगी, राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, इसकी रेस भी बढ़ेगी, क्योंकि रेस भी आवश्यकता है, रेस भी आवश्यकता है कि गाड़ी हमारी 120 की स्पीड से चले। तो इसके लिए आपको काम करना है कि कोई भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्याशी नहीं जीते, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो हम 5 लाख से कम जीते। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज जो हमारे साथ हमारे विचार को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी के काम को देख करके और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को देख करके जो शामिल हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं उनको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव से, जिस मन के साथ आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस मन और भाव से आए हैं, उस आपके मन और भाव को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे।
आप हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज शामिल हुए हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य के रूप में आप हमारे काम करेंगे, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि यही समय है, सही समय है। मैं कहूंगा यही समय है, आप कहेंगे सही समय। यही समय है, यही समय है, भारत के उत्थान का समय है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है। दुनिया इस भारत की तरफ देख रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप अपने मन में विचार कर लेना, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मन में विचार कर लेना कि पिछला समय देख लेना, 21वीं सदी देख रहे हो, भारत की सदी होगी। दुनिया आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर है, 2027 में 30वें नंबर रहेगा और भारत दुनिया की शक्ति रहेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, सभी हमारे मंचासीन नेतागण आज हमारे परिवार के शामिल हुए, उनका भी स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।